प्रेम भाई, एक तो अजीत भाई, मैं एक चीज बता दूं, धनखड़ साहब बड़े वकील भी थे और राजस्थान जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष रहे थे, सीनियर एडवोकेट थे, बहुत कम उम्र में हो गए थे सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते थे। और ये एक एक जनरल परसेप्शन लोगों का होता है कि वकील और जज के बीच जनरली आप देखिएगा कि बार और बेंच के बीच समन्वय होता है। और मैं एक चीज याद दिला दूं, अगर आपको याद हो, जस्टिस कुरैशी एक हुआ करते थे गुजरात के, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट जजेस ऑफ रिसेंट टाइम्स के, बहुत कॉम्पिटेंट जज। उनको मोदी जी ने मुसलमान होने के नाते उनको वो सुप्रीम कोर्ट नहीं ला रहे थे। उस बात को लेके रोहिंटन नरीमन साहब ने 18 महीने कोई कॉलेजियम की मीटिंग नहीं हुई थी। उस समय गुजरात की जो बार थी वो पूरी बार उनके सपोर्ट में आई थी। उसने बार ने आके दिल्ली तक उसने पीआईएल फाइल की थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए, ये एक चीज ये है कि जब जुडिशरी पे बात आती है तो ये दोनों एक हो जाते हैं, आपस का टसल हो सकता है। धनखड़ जी तो बिल्कुल लग रहा था कि हिज मास्टर्स एचएमबी के रिकॉर्ड की तरह वो सरकार के एजेंडे को लेकर लगातार जुडिशरी पे हमला कर रहे थे। मतलब जुडिशरी पे हमला करके लोगों के मन में जो बहुत सी शंकाएं थी। मैं प्रेम भाई एक चीज आपसे पूछ लूं, एक सवाल खाली आनंद भाई, जी, जी, एक सवाल, वो कांग्रेस लीडर कौन है जिनके साथ ये बात की है रिजाइन करने के पहले, जो स्पेकुलेशन चल रहा है, यदि आप जानते हो तो? ये अटकलें हैं। देखिए, ये सब अटकलें हैं। दो तीन चीजें मैं बता दूं जो मेरी समझ है। मैं प्रेम भाई से वही पूछ रहा हूं। एक ये भी बात है कि अमित शाह ने आधे घंटे इनसे फोन पे बहुत ही बदसलूकी की, इस तरह की बात है। किसी के पास ये कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं। ये भी कहा गया कि आधे घंटे बहुत बदसलूकी की, गाली गलौज से बात किए। और अमित शाह की ये बिल्कुल सिग्नेचर स्टाइल है, जो अगर आप देखिए जिस तरह से हो रहा है, ये अमित शाह का इम्प्रिंट है। इस पे बाहर निकालो, ये करो, घर बंद करो, घर खाली करो, नोटिस दो। एक मतलब सुबह तक होते होते उसको गजट कर दो, शाम होते होते इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हम तैयार। मतलब ये दिस शोज द वे मोदी एंड अमित शाह वर्क्स। ये बिल्कुल साफ साफ, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं। प्रेम भाई, मैं आप ही से इसलिए पूछ रहा हूं, अमित शाह का ये आदत है कि वो साइकोलॉजिकली जब इस तरह से बदतमीजी या किसी की बेइज्जती करते हैं तो वो 10 लोगों को और संदेश देते हैं। वो सारे लोगों को संदेश देते हैं कि खबरदार, अब ऐसा है। अब देखिएगा जो नया वाइस प्रेसिडेंट आएगा, चाहे वो कोई आए, उसको भी रहेगा भैया संभल के, क्योंकि फिर से अभी तो गाली दिया है, कहीं मालूम नहीं क्या करने लगे। और एक इंसिडेंट में याद इसलिए दिला दूं, अमित शाह जूता पहन के बैठते हैं और अपने घर में कहते हैं कि सब लोग आके जूता नंगे पैर आओ। कई लोगों की फोटो आई हैं, जब अमित शाह के ऊपर प्रेशर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे इन्फेक्शन हो जाता है। तो अमित शाह को तो अपने घर में इन्फेक्शन होता है जूता पहन के, जो बाहर से आता है। और ये केवल एक नहीं, चीफ मिनिस्टर्स के साथ किया है। वो मैं इसलिए नहीं क्योंकि वो फोटो थी मेरे पास, अभी वो फोटो नहीं है, कल के दिन वो फोटो में ना बड़े बड़े चीफ मिनिस्टर से जूता उतरवाता है। तो ये आदमी जूता उतरवाना, देखिए जो पुराने राजाओं के महाराजाओं में वो होता था किले का, वो छोटा, अगर प्रेम कुमार जी अगर याद हो तो छोटा दरवाजा होता था कि सिर झुका के अंदर आओ। वही है, जूता उतार के अंदर आओ। मैं जूता पहनूंगा तुम जूता उतार। मैं ये मानता हूं कि दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में, बंगाल में नंगे पैर घर के अंदर चलने का चलन है, लेकिन आप खुद जूता पहनिए। मैं इसमें एक चीज और पूछ लूं प्रेम भाई, ये सारी चीजों पे तो टिप्पणी आप एक छोटी करिए ही, कांग्रेस इतनी ज्यादा क्यों है बेचैन है? कांग्रेस का फेयरवेल ऑफर आया, वो ठीक है, फेयरवेल ऑफर ठीक था कि भाई इनको फेयरवेल किया जाए तो सरकार को एम्बेरस करने की। ये जयराम रमेश जी इतने ज्यादा वो क्यों गए? क्योंकि जितना जयराम रमेश जी कह रहे हैं तो अपने घर ही पे बुला के एक फेयरवेल पार्टी कर देते, सबको बुलाते कि भाई हम फेयरवेल। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का ये जो प्रेम है, ये कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला जिसने धनखड़ जी के व्यवहार पे ये कहा हो कि नहीं नहीं बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े अच्छे थे, उनको गलत निकाला। लोग कहे वही बोया पेल बबूल का तो आम कहां से हो या फल कहां से हो। पीपल से कि व्हाट ही गॉट वाज ही डिजर्व, लेकिन साथ में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे, थोड़ी इज्जत से किया जा सकता था। सुबह उनका एक विदाई भाषण हो जाता, वो उसमें बोल देते, चले जाते, इज्जत से चले जाते, सबकी इज्जत रह जाती। इतना भोंडेपन से करने की प्रेम कुमार भाई साहब क्या जरूरत थी? ये संदेश देना चाह रहे थे अमित शाह की कोई और कारण? प्रेम भाई जी, शुक्रिया आनंद जी। आपने जो प्रश्न रखा है और जो पृष्ठभूमि बनाई है और गंभीर चर्चा चल रही है, उस पर हम आने से पहले थोड़ी सी बात अजीत कुमार जी के बात से शुरू करना चाहता हूं। आपने ये कहा क्रूरता और
का उल्टा उदाहरण देते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की याद दिलाई। ये कंपैरिजन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसमें जो एक बात कही कि राहुल गांधी ने कागज फाड़ दिए फिर भी मनमोहन सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, तो मैं वहीं पर बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी ने ऐसा कोई कागज नहीं फाड़ा था जिसके बारे में एक स्थापित इस तरह से कर दिया गया कि आप भी वो बोल जाते हैं जो पूरी मीडिया में बिठाया हुआ है। दरअसल उन्होंने सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इस बिल को फाड़ दिया जाना चाहिए, फाड़ा नहीं था। एक और दृष्टांत था जहां उन्होंने किसी अपोजिशन के कुछ डिमांड्स के कागज को फाड़ा था, तो उस फाड़ने वाले विजुअल को और इस बाइट को मिला के उनके खिलाफ में एक कैंपेन चलाया गया था कि राहुल गांधी ने एक बिल फाड़ दिया, मनमोहन सिंह की बेइज्जती कर दी। अगर बेइज्जती करते तब तो मनमोहन सिंह एक्शन लिए या नहीं लिए हम परखते, वो एक्शन क्रूर था कि विनम्र था, हालांकि वो नहीं लेते, हम मानते हैं आप वही कहना चाह रहे थे, पर हम अपने दर्शकों को, चूंकि इस बात को अगर हम अंडरमाइन कर देते, जाने देते, तो हमारे दर्शक भी सोचते कि अजित कुमार जी की बात से हम सब सहमत हैं कि ये जो राहुल गांधी ने वास्तव में कागज फाड़ा होगा। वो वास्तव में नहीं फाड़ा था, ये बात मैं कहते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं आपकी अनुमति से। अगर इस बीच में आप कुछ बोलना चाहते हो तो अजीत जी जरूर आप बोले दर्शकों के लिए जी। उसके बाद क्या लेंगे, नहीं तो फिर चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब मैं विषय पर आता हूं। तो विषय देखिए, ये बहुत मजेदार विषय है और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी, जितनी चौंकाने वाली घटना धनखड़ जी का इस्तीफा और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उसमें उन घटनाओं में से बराबर चौंकाने वाली घटना है जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया। हम लोग तो चौंक गए, भाई ये क्या हो गया। ये सारे लोग बोलने लगे ये कांग्रेस को जगदीप धनखड़ जी से कैसा प्यार हो आया। हालांकि एक गोदी मीडिया में ऐसी बहस चल रही थी, तो मैंने जो स्टैंड रखा वो मैं यहाँ भी रखना चाहता हूँ कि देखिए, जगदीप धनखड़ के साथ कोई खड़ा नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने जो कुछ किया, जिस वजह से वो उस कुर्सी तक पहुंचे, उसके साथ भी कोई नहीं है, उसकी भी सब लोग भर्त्सना ही करते हैं। और उस पद पर रह करके जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी भी तारीफ करने वाले नहीं है, अपोजिशन में तो कम से कम नहीं है। और अब तो सत्ता पक्ष भी उन बातों को नहीं कबूल कर रहा है। तो ऐसे में क्यों कांग्रेस समर्थन में आई या कोई दूसरे भी समर्थन में क्यों दिख रहे हैं? तो दरअसल एक बात है, वो है विक्टिम का साथ देना। जगदीप धनखड़ को विक्टिम के तौर पर अभी देखा जा सकता है, और चूंकि वो विक्टिम है तो जो विक्टिमाइज कर रहा है उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करना एक जरूरी कदम होता है। यहाँ पर जाकर के हम थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं कि चलिए जयराम रमेश जी ने जो किया, चलिए इसी वजह से किया होगा कि वो विक्टिम के साथ खड़े रहना चाहते हैं और दिखना चाहते हैं। लेकिन जयराम रमेश जी उन बातों से सहमत हो जाएंगे जो जगदीप धनखड़ जी ने पूरे किया है, चाहे राज्यपाल के रूप में चाहे उपराष्ट्रपति के रूप में, इससे कोई सहमत नहीं होगा। वो ऐसा नहीं चाहते होंगे, हमें भी लगता है। और जो उनका समर्थन है वो समर्थन सिर्फ विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन फ्यूचर बीजेपी में कौन विक्टिम होगा कोई नहीं जानता है। विक्टिम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए थे, अपोजिशन की वहां भी सहानुभूति रहती थी। विक्टिम लाल कृष्ण आडवाणी भी हुए थे, अपोजिशन की सहानुभूति उनके साथ भी रहती है। विक्टिम जसवंत सिंह भी हुए थे, अपोजिशन की सहानुभूति उनके साथ भी थी। विक्टिम आज जगदीप धनखड़ जी भी हुए हैं, तो उनके साथ भी अपोजिशन की सहानुभूति है। और एक बात और कि इस बात से कोई संबंध नहीं है कि वो जाट हैं या जाट नहीं है। देखिए आनंद जी, आपने ये बात कही, जाट का एक स्वभाव भी रखा, बताया, लेकिन हम लोगों का भी एक विवेचना करने वाला जो वर्ग है उसका भी एक स्वभाव है कि हम किसी भी जाति का नाम लेते हैं
तो उसको उदार ही बताएंगे, उसको श्रेष्ठ ही बताएंगे। ऐसा थोड़े कहेंगे जैसे बोलचाल में कहते हैं किसी जाति का नाम ले लो और कहो कि सांप पर भरोसा है कि इस जाति पर भरोसा है, तो वो तो आपस में एक जो है सोसाइटी में लड़ाई उसके तहत लिया जाता है। तो जाति का नाम जब भी कोई सार्वजनिक विमर्श में लेता है तो वो उसकी तारीफ में ही लेता है। तो इसी तारीफ के इसी गुण का अलग बात है कि जगदीप धनखड़ जी हमेशा दुरुपयोग करते थे। मैं जाट हूं, मैं किसान का बेटा हूं, और जब कभी भी जाट को जरूरत पड़े तो वो जाट नहीं रह जाते थे, किसान नहीं रह जाते थे, ये भी उन्होंने देखा है। लेकिन किसी ने मिमिक्री कर दिया तो वो जाट का बेटा हो जाते थे, किसान का बेटा हो जाते। तो दरअसल जाति से उनका कोई मतलब था नहीं, वो तो एक ऐसे एजेंडे को के पीछे थे जिस एजेंडे को थोड़ा सा भांप करके दूरदर्शिता के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ मिलके उनके एजेंडे को चलाया करते थे। अब उनका एजेंडा चलाते चलाते एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उनकी कुछ और महत्वाकांक्षाएं खिल गई, या जिस वजह से जिस तरह के उनकी बातें सबने रखी, यहाँ उनका वकील होने का बैकग्राउंड, उनका जज के खिलाफ लड़ने का जो एक दिखा, वो सारी चीजें दिखी। लेकिन यही जगदीप धनखड़ जी कहाँ उस उत्तर प्रदेश वाले जो यादव जी जज हैं जिन्होंने उतना एग्रेसिवली बोला हिंदुत्व को लेकर के और एंटी मुस्लिम और हेट स्पीच दिया, उस पर तो वो कुछ नहीं बोले। तो उनका कहाँ वो जुडिशियरी में वो नैतिकता और न्याय वाली बात दिखती थी। इस जगह पर जो वर्मा जी को जो वो बोल रहे थे और करप्शन को लेकर के बोल रहे थे, तो इसमें जरूर अजित कुमार झा जी जो बोल रहे थे वो बहुत महीन बात है कि कुछ ना कुछ बात है। भाई पैसों का जो पैसा था किसका आया वहां रखा गया, ये सब बातें हैं जिस वजह से विपक्ष की सोच के हिसाब से जो उन्होंने सबमिट किया कि अब डिस्कशन होना चाहिए, इस पर मानहानि का कदम बढ़ना चाहिए, तो उसको लेके जो उन्होंने प्रोसीड करना चाहा, तो वो शक्तियां जिनका पैसा रहा होगा वो शक्तियां सक्रिय हुई। ये धनखड़ जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है। धनखड़ जी के जगह कोई और भी होता तब भी यही होता। अब ये अलग बात है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों वो इस हद तक गए। तो इसमें साथ में ये प्रश्न भी उठता है जो पुष्पेंद्र सिंह जी बहुत अच्छे से समझा रहे थे कि आपको अगर फाइट करना है, यहाँ अपोजिशन के लिए भी पॉइंट है कि अपोजिशन ये ना समझे कि जगदीप धनखड़ जी विक्टिम है तो वो लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे और विपक्ष उनका साथ देगा और वो एक हीरो और खड़ा कर रहे। नहीं, उनमें तो दम ही नहीं है लड़ने का। अगर जगदीप धनखड़ में दम होता लड़ने का तो रिजाइन देते क्या? और जिस व्यक्ति में दम नहीं है उसके पीछे अपोजिशन क्यों खड़ा है, ये बड़ा सवाल है। जिसमें लड़ने का मादा नहीं है, टेस्टेड चीज है, रेजिग्नेशन तो उसका प्रमाण है कि अगर लड़ने का दम होता तो रेजिग्नेशन नहीं होता। और पुष्पेंद्र जी सही कह रहे हैं कि राज्यसभा अलग किस्म से चलती और जेपी नड्डा के पसीने छूट जाते अगर जगदीप धनखड़ जी उसी हिसाब से वहां बोल रहे होते, खड़े होते, अपने पद की गरिमा की रक्षा कर रहे। उन्होंने अपने पद की गरिमा को तब भी तार तार किया जब वो पद पर थे, और तब भी तार तार किया जब उन्होंने इस्तीफा दिया, और आगे भी रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर वो अपने पद की गरिमा रखने वाले नहीं है, क्योंकि पिछली घटनाएं होती ही नहीं। तो इन बातों को अगर विपक्ष बढ़िया से समझे तो अब हमें लगता है कि जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया फौरी थी, परिपक्व नहीं थी, और ऐसी प्रतिक्रिया तो हम आप देंगे, सामान्य लोग देगा, लेकिन कांग्रेस के पिलर के तौर पर, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर, कांग्रेस का वॉइस जो होगा वो ऐसी प्रतिक्रिया जिस तरह से दी है, ये सही प्रतिक्रिया राजनीतिक तौर पर नहीं मानी जा सकती। हम तो कह सकते हैं कि वो विक्टिम है तो हम उसके फेवर में सहानुभूति रखते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स को समझने वाला व्यक्ति सिर्फ इसी पॉइंट को नहीं देखेगा, वो पीछे देखेगा, वर्तमान देखेगा, आगे देखेगा। तो जयराम रमेश जी की प्रतिक्रिया ने हमें लगता है कि कांग्रेस को इमीडिएटली सोचना चाहिए कि जयराम रमेश जी ने किससे मशवरा किया ये ट्वीट लिखने के लिए, किनसे बात की, किनसे सलाह ली।
क्या कांग्रेस ऐसी चलती है कि मैंने जो सोच लिया वही कांग्रेस की सोच है, मैंने जो समझ लिया वही कांग्रेस की सोच है? इतने बड़े विषय पर ट्वीट लिखने से पहले जयराम रमेश जी को एक किसी मीटिंग का इंतजार करना चाहिए था, किसी से बात करनी चाहिए थी, किसी से मशवरा करना चाहिए। ये कांग्रेस से बाहर रह रहे लोग, ऐसा हम लोग तो कांग्रेस में नहीं है ना भाई, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं। जिनके कांग्रेस में वो बोलेंगे तो उनको फिर जगदीप धनखड़ को वहां से हटाया गया है तो कांग्रेस में रहने नहीं दिया जाएगा अगर कोई कांग्रेस का व्यक्ति ऐसा बोलेगा तो। लेकिन ये बोलने की आजादी भी होनी चाहिए। जी आनंद जी।